हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर 4 कार्बन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अति लघुतरात्मक रूप में लेकर आया हूँ, जो कि अति लघुतरात्मक और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में आपसे हाफ ईयरली और मेन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो लगभग 15 मिनट का रहेगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके मेन एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में कार्बन कितना प्रतिशत उपस्थित है? तो इसका उत्तर होगा 0.02% उपस्थित है। दूसरा प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत उपस्थित है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.03% उपस्थित होती है। अगर इसके अलावा हम अन्य गैसों की बात करें, जैसे नाइट्रोजन गैस की बात करें, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो 78% होती है। यानी कि 78% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में मौजूद है। उसके अलावा हम जीवनदायी गैस O2 यानी कि ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में लगभग 21% है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य गैसों की, ये दोनों गैसें मिला करके वायुमंडल में 99% मौजूद है। और बाकी जितनी भी गैसें हैं वो 1% के अंदर आ जाती है। यानी कि अन्य गैसों की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत है? 1% है। उन्हीं अन्य गैसों के अंदर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की। तो 1% के अंदर से 0.03% वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 3, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा उच्च होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च उच्च का मतलब होता है अत्यधिक होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक तथा प्रतीक चिन्ह क्या है? अगर हम सबसे पहले बात करें कि कार्बन धातु है कि अधातु, तो इसका उत्तर होगा कार्बन एक अधातु है। उसके बाद में बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक का मतलब ये है, जो आवर्त सारणी होती है उसमें कार्बन की स्थिति कितने नंबर पर है। तो आवर्त सारणी के अंदर कार्बन 6 नंबर पर है। और अगर हम कार्बन के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? C होता है। 5 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब प्रश्न हमारा ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, अभी हमने पढ़ा है। देखो, जितने नंबर पर जो तत्व होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कार्बन की, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। यानी कि कार्बन 6 नंबर पर स्थित है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम मत का प्रतीक क्या होता है? अन्य होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, 11 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी। जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी।
इसी प्रकार हम 5वें प्रश्न को अच्छे से दोबारा पढ़ते हैं और इसके अंदर कुछ और बातों को जानते हैं। देखो, कार्बन के बाहरी कोश में, तो अब हमारा क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि बाहरी कोश क्या होता है। जैसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है: 2, 8, 8, 18, 18 और इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। ये कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। जैसे सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो पहला कोष है उसके अंदर मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद में 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो दूसरा कोष है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद में 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो तीसरा कोष है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। अभी जैसा कि हमें क्वेश्चन में कार्बन के बारे में पूछा गया है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो हम क्या करेंगे, पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे। उसके बाद में जैसे हम देखते हैं कि 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में हैं, फिर हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए हैं, वो कौन से कोष में बैठ जाएंगे? दूसरे कोष में। और ये कार्बन का सबसे लास्ट वाला यानी कि अंतिम कोष है, अंतिम यानी कि बाहरी कोष हो गया। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, वो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वीडियो के अंदर आपको जो ये वैल्यू है जो नीचे लिखी हुई है वो इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी इनके बराबर में, लेकिन ये जो इस प्रकार से होगा, मोबाइल में आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला 7वां प्रश्न जो है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए। जो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है वो होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। उसके बाद में अगला फॉर्मूला है अपना, एथेनॉल का सूत्र बताइए। जो एथेनॉल का सूत्र होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, ये होता है एथेनॉल का सूत्र। ये हमारा 8वां प्रश्न यहाँ पे पूरा हो चुका है। 9 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हाइड्रोजन के कोष का मतलब क्या हुआ? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने देखा था कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कुछ इस प्रकार से था: 2, 8, 8, उसके बाद में 18, 18, इस प्रकार से आगे चल रहा था। यहाँ पर जो सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, ये पहला कोष है, इसको के नाम दिया गया है। उसके बाद में जो आपको 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या है, नंबर है, तो इसको के बाद में एल नाम दिया गया है। उसके बाद में एम नाम दिया गया है तीसरे कोष को, और चौथे कोष को एन नाम दिया गया है, और इस प्रकार से ये नाम आगे चलते रहेंगे। तो जो पहला कोष है, यहाँ पर पूछा क्या गया था कि हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हमें पता है आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। जब परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी। तो पहले कोष के अंदर इसको बैठाया जाएगा, तो इसको के नाम दिया गया है। के बाद में एल नाम दिया गया है दूसरे कोष को, तीसरे कोष को एम नाम दिया गया है, और चौथे कोष को एन नाम दिया गया है। ये हमारा प्रश्न संख्या जो 9 है वो पूरा हो चुका है। अगला प्रश्न संख्या 10 है हमारा, ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। जब आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है। हमें पता है कि पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 आ गए। जब 8 में से 2 पहले कोष में चले गए हैं तो पीछे हमारे पास में 6 और बच गए हैं, और ये जो 6 है वो दूसरे कोष में बैठेंगे।
दूसरे कोष में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का क्रम होता है, उस क्रम में हमें पता है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? अष्टक पूरा करना, यानी कि 8 का मतलब अष्टक होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि अष्टक पूरा करना। हमें यहाँ पर आसानी से ये बात दिख रही है कि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 नहीं है। इसका मतलब कितने कम है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न, अमोनिया का सूत्र बताइए। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है NH3। अपने इस प्रकार से लिखेंगे NH3 को NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है कि CNG का पूरा नाम बताइए। तो CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये इसका नाम हिंदी में है। अगर आपसे इंग्लिश में नाम पूछे कोई, या फिर अगर आपको इंग्लिश में जानना है, तो जो CNG का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म अंग्रेजी में होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस एवं CNG का प्रमुख घटक कौन सा कंपाउंड है यानी कि यौगिक है? तो इसका उत्तर होगा मेथेन है। और मेथेन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये होता है मेथेन का फॉर्मूला। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। 13 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन के कितने अपरूप हैं? कार्बन के कितने अपरूप का मतलब है आपसे संख्या पूछी गई है। तो जो कार्बन के अपरूपों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है, यानी कि कार्बन के अपरूप कितने हैं? 3 हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन के अपर रूपों के नाम बताइए, यानी कि जो कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं उन तीनों का नाम बताना है। तो पहला है अपने पास में हीरा, उसके बाद में ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलेरिन। तो कार्बन के 3 अपरूप है, कौन कौन से हैं? हीरा है, उसके बाद में ग्रेफाइट, और उसके बाद में फुलेरिन। ये कार्बन के 3 अपर रूप हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? यानी कि जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है उसका नाम बताना है। तो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है कि हीरा विद्युत तथा ऊष्मा का होता है। सबसे पहले विद्युत के बारे में जानेंगे, उसके बाद में ऊष्मा के बारे में जानेंगे। तो जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, और जो ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद में ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। ग्रेफाइट विद्युत तथा ऊष्मा का होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक। यानी कि ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा दोनों का ही सुचालक होता है। और जो हीरा होता है वो विद्युत का तो कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीरा तथा ग्रेफाइट पारदर्शी होते हैं या अपारदर्शी होते हैं? तो सबसे पहले आपको पारदर्शी का अर्थ पता होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी का मतलब होता है आर पार। और इसके अलावा अगर हम अपारदर्शी की बात करें, तो अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, तो ये होता है अपारदर्शी। तो सबसे पहले अगर हम हीरे की बात करें तो हीरा क्या होता है? पारदर्शी होता है। उसके बाद अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है? अपारदर्शी होता है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, फुटबॉल के समान संरचना किसकी होती है?
तो फुटबॉल के समान संरचना हमें बोला गया है। तो फुटबॉल के समान संरचना किसकी होती है? फुलरीन की होती है। फुटबॉल के समान संरचना फुलरीन की होती है और फुलरीन को C60 के रूप में भी पहचाना जाता है। फुलरीन को किसके रूप में पहचाना जाता है? C60 के रूप में भी पहचाना जाता है। फुटबॉल के समान संरचना किसकी होती है? फुलरीन की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के प्रकारों के नाम बताइए। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकारों के नाम बताने तो पहला क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। जो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, आपको वीडियो में थोड़ा अलग सा दिखाई दे रहा होगा। इसको ऐसे लिखेंगे CnH2n प्लस में 2। ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र दोस्तों। किसका होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए। अभी हमसे एल्केन का पूछा गया था, इसके बाद में अगले में हमें पूछा गया है एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। ये होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। इसमें क्या होता है, जो पीछे +2 लिखा हुआ था वो इसमें कम हो जाता है। इसके बाद में अगला है, एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। जो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n-2, यानी कि वापस 2 और कम हो जाएगा तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला, यानी कि सामान्य सूत्र बन जाएगा। अगर हम तीनों फॉर्मूलों की एक साथ में बात करें तो पहले हमसे क्या पूछा गया था? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। उसके बाद में पूछा गया था एल्कीन, CnH2n। और उसके बाद में हमसे बोला गया एल्काइन, ये होता है CnH2n-2। यहाँ पर देखो पहले +2 लिखा हुआ था 2n के साथ में, उसके बाद में यहाँ पर जो 2 था वो हट गया है, यानी कि 2 कम हो चुके हैं। इसके बाद में -2 लिखा हुआ है, यानी कि और 2 कम हो चुके हैं। तो ये फॉर्मूला होता है आपका एल्केन का, उसके बाद में एल्कीन का और उसके बाद में एल्काइन का। 25 प्रश्न यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि कार्बन कार्बन में एकल बंध पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एल्केन में एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध किन यौगिकों में पाया जाता है? तो ये एल्केन में पाया जाता है, कार्बन और कार्बन में एकल बंध। अगला प्रश्न है कि कार्बन कार्बन में द्विबंध पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एल्कीन में पाया जाता है, यानी कि कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध पाया जाता है। तो ये कौन से यौगिकों में पाया जाता है? एल्कीन में पाया जाता है। इसके बाद में है कार्बन कार्बन में त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये कौन से यौगिकों में पाया जाता है? ये एल्काइन में पाया जाता है, कार्बन और कार्बन में त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एल्केन के यौगिकों के सूत्र लिखिए। मेथेन है, उसके बाद में एथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, आगे पेंटेन और हेक्सेन भी आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेथेन की। मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH4। ये किसका फॉर्मूला होता है? मेथेन का। पीछे भी बता चुका हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन के अंदर आया था। उसके बाद में एथेन है। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। यहाँ पर CH4 था, यहाँ पर C2H6 है। उसके बाद में प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। ये होता है प्रोपेन का फॉर्मूला। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। उसके बाद में आगे है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10।
H10 ये किसका फॉर्मूला होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। उसके बाद में एथेन, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 होता है। उसके बाद में प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8 होता है। उसके बाद में ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 ये होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला। आगे कुछ इस प्रकार से है। पेंटेन है आगे, तो पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C5H12। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। और उसके बाद में हेक्सेन है, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H14। ये किसका फॉर्मूला होता है? हेक्सेन का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित एल्कीन के यौगिकों के सूत्र लिखिए। जैसे हमसे एल्केन के यौगिकों के फॉर्मूले पूछे गए थे, उसी प्रकार एल्कीन के यौगिकों के फॉर्मूले अभी हमें बताने हैं। तो सबसे पहले एथीन है, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 होता है। उसके बाद में प्रोपीन है, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6। ये किसका फॉर्मूला होता है? प्रोपीन का होता है। उसके बाद में कौन सा पूछा गया? ब्यूटीन का। तो ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H8। ये किसका फॉर्मूला होता है? ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एल्काइन के यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले एथाइन पूछा गया है। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। उसके बाद में प्रोपाइन पूछा गया है। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4। ये किसका फॉर्मूला होता है? प्रोपाइन का। C3H4 किसका फॉर्मूला होता है? प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में ब्यूटाइन पूछा गया है। तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H6। ये किसका फॉर्मूला होता है? ब्यूटाइन का। सबसे पहले आपसे एथाइन का पूछा गया था। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। उसके बाद में आपसे किसका पूछा गया था? प्रोपाइन का। प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4। और लास्ट में आपसे पूछा गया है ब्यूटाइन का। तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H6। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर प्रश्न है, बेंजीन का सूत्र बताइए। किसका फॉर्मूला पूछा गया आपसे? बेंजीन का फॉर्मूला। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। अगला प्रश्न है हमारा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में किस प्रकार जलते हैं? तो इसका उत्तर होगा नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ में जलते हैं। अगला प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में किस प्रकार जलते हैं? तो इसका उत्तर होगा पीली ज्वाला के साथ में जलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र बताइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। एक तरह से ये एक ऑक्सीकारक है। क्या है ये? ऑक्सीकारक है। पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि किन्हीं दो ऑक्सीकारकों के नाम बताइए, तो उनमें से एक ये है KMnO4। KMnO का पूरा नाम क्या है? क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र बताइए। अभी मैंने आपसे कहा था कि पेपर में क्वेश्चन आता है किन्हीं दो ऑक्सीकारकों के नाम बताइए। किन्हीं दो ऑक्सीकारकों के नाम बताइए। उनमें से एक अभी हम पढ़ चुके थे पीछे, वो कौन सा था? KMnO4। और दूसरा जो है वो ये है K2Cr2O7। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। ये किसका फॉर्मूला है? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये किसका फॉर्मूला है? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक ये वाला सूत्र और एक ये वाला सूत्र, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि किन्हीं दो ऑक्सीकारकों के नाम बताइए। तो पहला ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा? KMnO4। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? K2Cr2O7। अगला प्रश्न है, संकलन अभिक्रिया किन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है? संकलन अभिक्रिया
किन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है? तो इसका उत्तर होगा एक तो पीडी। पीडी का मतलब क्या होता है? पैलेडियम। और दूसरा कौन सा है? एनआई। एनआई का मतलब क्या होता है? निकल। तो निकेल और पैलेडियम दोनों की उपस्थिति में संकलन अभिक्रिया होती है, एक तो पैलेडियम और दूसरा निकेल। एथेनॉल कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है एथेनॉल कमरे के तापमान पर? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है टिंचर आयोडीन, कफ सिरप व टॉनिक आदि औषधियों में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। टिंचर आयोडीन, कफ सिरप व टॉनिक आदि औषधियों में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है ये। क्लोरोफॉर्म का गलनांक बताइए। क्लोरोफॉर्म का गलनांक क्या होता है? 209 केल्विन। यहाँ पर के लिखा हुआ है, के का मतलब क्या होता है? केल्विन होता है। तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म का गलनांक 209 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक बताइए। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? 334 केल्विन होता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? 334 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है मेथेन का गलनांक बताइए। मेथेन का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और मेथेन का गलनांक बताइए। तो मेथेन का गलनांक कितना होता है? 90 केल्विन होता है। के फॉर यहाँ पर क्या है? केल्विन है। मेथेन का गलनांक कितना होता है? 90 केल्विन होता है। उसके बाद में लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का 43 यानी कि 43 नंबर प्रश्न है कि मेथेन का क्वथनांक बताइए। तो मेथेन का क्वथनांक कितना होता है? 111 केल्विन होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।